बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आज इस लेक्चर सीरीज़ के 5वें लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वह है जी मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजीन। अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने बेंजीन की केमिस्ट्री को डिस्कस किया था और बेंजीन को बनाने के तरीके और फिर बेंजीन से होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया था। जिस वक्त हम बेंजीन के होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे थे तो उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आए थे जी। तो उन्हीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक बार हम फिर पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम उन्हें उनके मैकेनिज्म के तहत पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरह से वकूअ पजीर होते हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं जी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरह से होते हैं जी, और एक जनरल रिएक्शन के जरिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजीन को समझेंगे जी। तो ये एक जनरल रिएक्शन आपके सामने है जी और यहाँ अब आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है जी कि ये बेंजीन है जी। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि बेंजीन के अंदर का जो हेक्सागोनल रिंग है उस हेक्सागोनल रिंग के हर कॉर्नर पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो क्योंकि इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट होना है इलेक्ट्रोफाइल से, तो इस हाइड्रोजन को मैंने ओपन करके दिखाया है जी। तो रिएक्शन क्या होता है जी, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए कहलाता है जी कि बेंजीन के कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो जाता है जी, सब्स्टिट्यूट हो जाता है जी। और ये जो हाइड्रोजन है ये किसके पास चला जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल के पास चला जाता है। तो ये रिएक्शन क्या हो गया जी, तबादला हुआ इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोफाइल से। और ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर एटम्स का एक्सचेंज हो या एटम सब्स्टिट्यूट हो, तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो रहा है इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। तो ये आपका बेंजीन था, ये आपका वो रिएजेंट था जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों मौजूद हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये जो रिएजेंट होता है ये आपका आयोनिक इन नेचर होता है जी। और अगर ये आयोनिक इन नेचर है तो यकीनन इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट होगा। तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है और जो नेगेटिव पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। यानी यहाँ जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट किससे हो रहा है जी, पॉजिटिव पार्ट से हो रहा है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। ये बात आपको मालूम है जी, और नहीं मालूम है तो आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विदाउट कैटलिस्ट प्रोड्यूस नहीं होते, प्रोसीड नहीं होते। तो इसका मतलब ये है जी कि कैटलिस्ट होना जरूरी है जी। तो इन रिएक्शंस को करवाने के लिए यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करवाने के लिए आपको कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये वो कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ जिसने इस रिएक्शन को क्या किया जी, करवाया। और इस कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना होता है और जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है तो फिर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है जी। तो ये कैटलिस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस कैटलिस्ट का काम क्या है जी, इलेक्ट्रोफाइल को इस रिएजेंट जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मौजूद है जी, उस रिएजेंट में से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना ताकि ये रिएक्शन वकूअ पजीर हो सके। तो ये कैटलिस्ट का काम होता है जी। रिएक्शन होने के बाद आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिला है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब ये है जी कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसने अब ये बेंजीन के रिंग के साथ इसका परमानेंट बॉन्ड बन गया और इसने कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन को क्या कर दिया जी, रिप्लेस कर दिया। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाती है। और ये जो हाइड्रोजन जो न्यूक्लियोफाइल के साथ गया है तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिलती है ये बाय प्रोडक्ट कहलाती है। तो एक जनरल रिएक्शन यानी जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपने स्टडी किया जी कि इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है और किन किन चीजों की जरूरत होती है। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन के अंदर होते हैं वो कितने स्टेप्स के अंदर होते हैं, इस बात को हम स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो बेंजीन के अंदर होते हैं वो 4 स्टेप्स के अंदर वकूअ पजीर होते हैं जी। स्टेप 1 क्या होता है जी, स्टेप 1 के अंदर इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है जी। तो मैंने आपको क्या बताया जी कि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट उस रिएजेंट से जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करता है
और उसके साथ रिएक्ट करने के बाद सबसे पहले क्या जनरेट करता है जी, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। जो कैटलिस्ट का काम है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जी। तो कैटलिस्ट का काम क्या है जी, रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना और रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। तो इस स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है जी कि इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि स्टूडेंट इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करवा देता है जी। तो वो क्या कहता है, वो लिखता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखें यहाँ पर आप ये ऑफ और ऑन आपकी पूरी केमिस्ट्री को तब्दील कर देगा। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल ने हमला किया। और ये याद रखें जी कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी है ही नहीं जिसके अंदर हमला करने की सलाहियत है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जो वर्ड लिखना है वो ऑन लिखना है जी। ऑन से मतलब ये है जी कि इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी होती है जिसपे अटैक होता है, ये भी हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जी। तो आपने यहाँ पर ऑन और ऑफ का ख्याल रखना है जी। तो आपने क्या लिखना है, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल पर हमला होगा। और इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होने के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी हम मैकेनिज्म में आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एंड द फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन, जब इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होता है यानी बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं, तो उसके नतीजे में, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि बेंजीन के ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड ये रेजोनेशन की हालत में होते हैं, ये स्टैटिक तो होते नहीं है। तो स्टैटिक ना होने की वजह से और इनकी मुसलसल रेजोनेंस में होने की वजह से आरेनियम आयन प्रोड्यूस होता है जी, जिस पे हम बात करेंगे। जो तीसरा स्टेप है उसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलती है, यानी आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलता है। और जो फाइनल स्टेप होता है वो स्टेप ये होता है जी कि पहले स्टेप के अंदर जो कैटलिस्ट ने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया है तो कैटलिस्ट आयोनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस स्टेप के अंदर ये कैटलिस्ट दोबारा से रिकवर होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि कैटलिस्ट वो स्पीशी होती है जी जो रिएक्शन को कराने के अंदर मदद देती है। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है जी कि अगर ये लेकिन ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर कैटलिस्ट अनइन्वॉल्व होता है। तो हो सकता है कैटलिस्ट आपके मैकेनिज्म के किसी पार्ट के अंदर तो इन्वॉल्व रहा हो, लेकिन ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव होता है कैटलिस्ट का वो ये होता है जी कि रिएक्शन करवाने के बाद ये क्योंकि ये रिकवर हो जाता है, क्योंकि आपको बिल्कुल असल सूरत में ये वापस मिल जाता है, तो आप ये कहते हैं जी कि वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि कैटलिस्ट इज अनइन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अनइन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन आप इसलिए कहते हैं जी कि जब आप ओवरऑल रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो उसमें आपको कैटलिस्ट वापस मिला होता है। वरना अगर आप इस रिएक्शन को देखें जी तो पहले स्टेप के अंदर कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है जी, लेकिन क्योंकि आखिरी स्टेप के अंदर ये आपको दोबारा से वापस मिल गया, इसलिए ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आप ये बात कहेंगे जी कि कैटलिस्ट रिमेन्स अनइन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये 4 स्टेप है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वकू पजीर होता है जी। स्टेप 1 इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। Step 2 is the attack on electrophile and the formation of areninium ion. Step 3 is the removal of hydrogen and the formation of product which is substituted benzene. And step 4 is the recovery of catalyst. रिएक्शन मैकेनिज्म को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो जो पहला स्टेप है, अब हम स्टेप वाइज इस रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। पहले जनरल रिएक्शन को स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर स्पेसिफिक रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो स्टेप 1 है जी द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टेप 1 है जी। ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। तो ये आपका रिएजेंट है जी और इस रिएजेंट के अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों मौजूद है। ये इलेक्ट्रोफाइल तो ये रिएजेंट है दैट कंटेन्स इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जरा इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद इस रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ जी। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है जी, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज स्पीशी। तो इस रिएजेंट के अंदर जो कि आयोनिक है जी उसके अंदर पॉजिटिव पार्ट भी है और उसके अंदर नेगेटिव पार्ट भी है। तो इस रिएजेंट के अंदर मौजूद जो पॉजिटिव पार्ट है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है, फाइल का मतलब बेसिकली लविंग होता है, या आप ये कहें जी फाइल का मतलब अट्रैक्टिंग होता है। और इलेक्ट्रो से आपको अंदाजा हो रहा है जी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खास बात क्या है जी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है जी, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये हो गया जी कि इट इज द स्पीशी दैट इज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी होती है कि जिसके ऊपर खुद तो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इसको अट्रैक्ट कौन करता है, इसको अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज स्पीशी करती है जी। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है।
जबकि नेगेटिव चार्ज स्पीशी को आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और फाइल का मतलब लविंग या अट्रैक्टिंग होता है, और न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि न्यूक्लियोफाइल पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये जिस स्पीशी को अट्रैक्ट करती है वो क्या होती है जी, वो पॉजिटिव, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है जी। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन अब आपके सामने आई। तो ये रिएजेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों मौजूद है। जब इसका रिएक्शन कैटलिस्ट से करवाया जाएगा तो कैटलिस्ट क्या करेगा, किसी तरह इस नेगेटिव पार्ट को यहाँ से अलग करेगा ताकि इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। तो यही काम यहाँ पर हुआ है जी कि कैटलिस्ट ने इस न्यूक्लियोफाइल के साथ एक आरजी बॉन्ड बनाया है, एक आरजी प्रोडक्ट बनाई है जी, और इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीशी क्या हो गई है जी, जनरेट हो गई है। तो ये पहला स्टेप है। इस पहले स्टेप के अंदर क्या होता है जी, कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्या बनता है जी, क्योंकि ये लुईस एसिड है, जो कैटलिस्ट होता है वो लुईस एसिड होता है। अगर आप क्लोरीनेशन की बात करें या ब्रोमिनेशन की बात करें या आप मिथाइलेशन और एसाइलेशन की बात करें, तो इसके अंदर जो कैटलिस्ट है वो बेसिकली लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जी, तो वो क्या करता है जी, वो आपका इस न्यूक्लियोफाइल को अपने अंदर क्या ले लेता है, अपने अंदर ले लेता है जी। और उसके बाद ये खुद क्या हो जी, खुद एक समझ लें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अंदर क्या कन्वर्ट हो जाता है जी। और इसको क्योंकि बाद में रिकवर होना है इसलिए मैं इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कह रहा हूँ जी, क्योंकि इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है जी। हाँ, इसने क्या कर दिया जी, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दे दिया जो इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाने में आपको मदद देगा। तो ये पहला स्टेप था जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। तो ये आपका कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट ने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, और जनरेट करने के नतीजे में आपको अभी एक इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट मिली है जी। और क्योंकि ये जो कैटलिस्ट है ये आपकी जो ऐसी स्टेट के अंदर है जी कि जिससे इसको रिकवर होना है, यानी यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट है वो आयनिक फॉर्म के अंदर मौजूद है। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है जी, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होता है जी, और उसके नतीजे में अरेनियम आयन मिलता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टेप 2 कहलाता है। ये स्टेप 2 अभी आपके सामने है जी। ये बेंजीन है जी जिसके अंदर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड मौजूद है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब ये जी कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है जी, इस वाले कार्बन का जिसमें मैंने पॉइंटर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन ये है जी, और इसी तरह दूसरे वाले कार्बन का भी एक पाई इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जी। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि हमेशा जो अटैक होता है जी वो न्यूक्लियोफाइल से अटैक होता है। हमेशा नेगेटिव चीज को इख्तियार होता है कि वो अटैक कर सके, पॉजिटिव चीज पर हमेशा हमला होता है, पॉजिटिव चीज पे हमेशा अटैक होता है जी। तो बच्चा क्या करता है जी, यहाँ पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिखता है, और वो जब एरो बनाता है तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल से इस बेंजीन के ऊपर एरो बनाता है, जो सरासर गलत है। आप ये गलती मत कीजिएगा, आप यहाँ पे ये सीख चुके हैं जी, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। तो होता क्या है जी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन का, ठीक है जी, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन का है जिसपे मैंने पॉइंटर रखा है जी, ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है जी। तो ये देखें ये किस तरह से अटैक होता है, यहाँ पे होता हुआ दिखाया। आप भी जो एरो बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन से आपने क्या बनाना है, इसको एरो दिखाना है आपने। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ये इस कार्बन से निकलेंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन पे अटैच करवाना है, ठीक है जी। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यानी ये वाला जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा, और वो ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पे रहेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होगा इस इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ बॉन्डिंग कराने के लिए। तो एक बार आप इसको फिर देख लें जी कि हुआ क्या है जी, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसने इलेक्ट्रोफाइल पे क्या किया है जी, अटैक किया है। और अटैक करने की वजह से क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है उसका पाई इलेक्ट्रॉन चला गया, और उसने किसके साथ बॉन्ड बनाया, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाया। देखिए हाइड्रोजन तो पहले से मौजूद है, तो इसलिए आप इसको परेशान ना हो, क्योंकि इस हाइड्रोजन को निकालना है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे शो कर दिया है जी। ये इलेक्ट्रोफाइल ये नया इस कार्बन के साथ आके लगा है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का पहले से मौजूद है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन का छिन गया है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जी,
उसकी जरिए इस इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के रिंग के साथ आके अटैच हो गया है जी। तो क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छिन गया, इसलिए इस कार्बन पे क्या आ गया जी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है जी, क्या हुआ है इसको एक बार फिर सुन लें ताकि आपको ये याद रह जाए। तो हुआ क्या है जी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बेंजीन का, इसने इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया। इस पे इसने जब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, कार्बन पे मौजूद जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाने के अंदर इस्तेमाल हो गया, जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या आ गया जी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी ये चार्ज का ये जो कार्बन है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि ये जो डबल बॉन्ड है ये मुसलसल रेजोनेंस की हालत में होते हैं जी, तो ये वाला जो बॉन्ड है अब वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा ताकि ये जो कार्बन है इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को क्या किया जा सके जी, पूरा किया जा सके। तो हुआ होगा क्या है जी, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाले बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया, इस वाले कार्बन में शिफ्ट हो गया। तो ये वाला कार्बन क्या हो गया जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इस वाले कार्बन से शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया, इस वाले कार्बन पे आ गया। और डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, अब अगले ही लम्हे क्या होगा जी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो रेजोनेंस की हालत में है, तो अगले ही लम्हे ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ताकि इस वाले कार्बन की डेफिशिएंसी को, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके जी। और उसकी वजह से ये वाले कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ये हुआ जी कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो डबल बॉन्ड देखें यहाँ पर आ गया, और ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ये टॉप वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गई जी। तो ये जो आपका पॉजिटिव आयन है बेंजीन का, तो ये बेंजीन था और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल था, और उसके नतीजे में जो आपको पॉजिटिव आयन मिला बेंजीन का, इसको आप क्या कहते हैं, जिसके साथ इलेक्ट्रोफाइल भी मौजूद है और इस वक्त हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन का, ठीक है जी, यानी बेंजीन का रेडिकल आप कहेंगे क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और उसके साथ इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, इसको आप क्या कहते हैं, अरेनियम आइन कहते हैं। इसी को आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और इसी को आप डीलोकलाइज्ड कार्बोकैटाइन भी कहते हैं जी। डीलोकलाइज इसलिए कह रहे हैं जी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जगह फिक्स नहीं है, ये मुसलसल इन तीन कार्बन के दरमियान, ये एक आपको ये पहला कार्बन जिसका कार्बन नंबर 2 है जी, और ये आपको नजर आओगा तो कार्बन नंबर आपको 4 नजर आ रहा है, और उसके बाद ये आपको कार्बन नंबर 6 नजर आ रहा है क्योंकि काउंटिंग आप इलेक्ट्रोफाइल के पास से करेंगे जी। तो ये 2, 4 और 6 जो कार्बन है जिसके दरमियान ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव कर रहा है, तो इसलिए आप इसको डीलोकलाइज कह रहे हैं क्योंकि इसकी लोकेशन फिक्स नहीं है। और कैटाइन आप इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कार्बन का कैटाइन है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये रेजोनेंस की हालत में है और आपको एक मॉलिक्यूल, आपको ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस की हालत में दिख रहा है जी, और ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज तीनों ही चीजें मौजूद है जी, और बाकी इसका कॉमन नेम अरेनियम आइन है जी। तो ये आपका दूसरा स्टेप था जी, जिसके अंदर बेंजीन के अंदर मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रोफाइल पर हमला किया, और इलेक्ट्रोफाइल में हमला करने के बाद कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हुआ, और इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, इस बॉन्ड बनाने के अंदर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड मुसलसल रेजोनेंस की हालत में है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए। इसने इस कार्बन की वैलेंसी को तो क्या कर दिया जी, पूरा कर दिया, लेकिन ये वाले कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगले ही लम्हे ये डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया जी, जिसकी वजह से इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन ये टॉप वाले कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये टॉप वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गया जी। और ये मुसलसल होता रहेगा जी, क्योंकि अभी इससे हमें मुझे प्रोडक्ट बनानी है, इसलिए हमने आगे इसको शो करके नहीं दिखाया है, ये 3 ही स्ट्रक्चर शो करके दिखाए हैं जी। ठीक है जनाब, तो इसलिए ये आपका जो टॉप वाले कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, और ये क्या कहलाता है, अरेनियम आयन कहलाता है, या इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या इसको डीलोकलाइज कार्बोकैटाइन कहते हैं। तो स्टेप 2 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म का स्टेप है वो आपने सीखा जी, और इम्तिहान में भी याद रखिएगा जी कि आपको ये एरो भी शो करने हैं और ये आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स लाजमी बना के दिखाना है। तो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, तो इस स्लाइड का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। स्टेप 3 है, और स्टेप 3 में क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है जी।
क्योंकि एक ही कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को क्योंकि इसने सब्स्टिट्यूट किया है तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है जी, रिमूव हो जाता है। इसके नतीजे में आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या आपको प्रोडक्ट मिलती है जी। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। तो क्योंकि ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अब इस कार्बन की डेफिशिएंसी को ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा और ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा जी, रिमूव हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन छिन जाएगा तो हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में क्या हो जाएगा या पॉजिटिव आयन की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो आपकी जो एरोमेटिसिटी थी या जो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था या जो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम था बेंजीन के रिंग के अंदर, वो दोबारा से क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा और ये अरेनियम आयन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपका अरेनियम आयन बना था वो क्या हो जाएगा, वो आपका स्टेबलाइज हो जाएगा और स्टेबलाइज होने के बाद जो आपकी बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाएगी जी, रिटेन हो जाएगी और ये जो आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन था जो अभी पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में मूव कर रहा था वो क्या हो जाएगा, वो दोबारा से बेंजीन को वापस जाएगा। तो हाइड्रोजन के यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद आपको आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो ये आपका तीसरा स्टेप था जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होता है और हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में या पॉजिटिव आयन की फॉर्म में वो यहाँ से निकल जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से आता है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है और एक बार फिर बेंजीन का जो रिंग सिस्टम है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम है, वो क्या हो जाता है जी, रिटेन हो जाता है जी। तो ये आपका तीसरा स्टेप था जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिली हाइड्रोजन के रिमूवल से। तो ये आपकी प्रोडक्ट है जी और ये आपका हाइड्रोजन आयन जो इस स्टेप के अंदर रिमूव हुआ। स्टेप 4 के अंदर क्या है, स्टेप 4 आपका कैटलिस्ट की रिकवरी है। तो पहले स्टेप के अंदर जो कैटलिस्ट आयोनिक फॉर्म में चला गया था वो इस स्टेप के अंदर रिकवर होता है जी। तो ये आपका कैटलिस्ट है जी और ये कैटलिस्ट आयोनिक फॉर्म के अंदर मौजूद है जी। ये हाइड्रोजन जो आपको तीसरे स्टेप के अंदर मिला है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल अब हाइड्रोजन के साथ यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि अब इसने कैटलिस्ट के साथ बॉन्डिंग की हुई है जी। तो इस न्यूक्लियोफाइल को जैसे ही हाइड्रोजन मिलेगा तो ये हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और एक बाय प्रोडक्ट बनाएगा और इसके नतीजे में आपको कैटलिस्ट अपनी असल हालत के अंदर मिल जाएगा। तो ये जो कैटलिस्ट थी ये इसकी आयोनिक फॉर्म थी जी, ठीक है जी, और इसने हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट किया जो बेंजीन से रिमूव हुए थे जी। उसके नतीजे में आपका कैटलिस्ट रिकवर्ड हो गया और ये आपको क्या मिली, आपको बाय प्रोडक्ट मिली। तो ये आपने 4 स्टेप्स पढ़े और इन 4 स्टेप्स के अंदर आपने क्या सीखा जी कि आपको जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलता है उसके पीछे कौन कौन से स्टेप्स मौजूद हैं, कैटलिस्ट क्या रोल प्ले करता है, कैटलिस्ट किस तरह से रिकवर होता है, आर्सेनियम आयन किस तरह से बनता है, आर्सेनियम आयन में से हाइड्रोजन किस तरह से रिमूव होता है जी। तो ये तमाम चीजें आपने पढ़ी और ये चीजें के रिएक्शन किस तरह से वकू पजीर होता है इसको स्टेप वाइज पढ़ना यही मैकेनिज्म कहलाता है जी। तो मैकेनिज्म असल में वो तरीका कार है कि जिसके जरिए से आप केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं जी और स्टेप वाइज तरीके से जी कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से वकू पजीर हुआ, इसको स्टडी करना, इसको आप रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं जी। तो आपके कोर्स के अंदर कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं कि जिनके मैकेनिज्म भी आपको स्टडी करने हैं जी। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो मैकेनिज्म के साथ इम्तिहान में पूछे जाते हैं जी, इनके मैकेनिज्म को मैंने आपको समझाया। तो अगर आपको ये जनरल मैकेनिज्म समझ में आ गया है तो आपके लिए अब आगे वाले 5 स्पेसिफिक मैकेनिज्म को स्टडी करना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि उनके अंदर भी 4 स्टेप होते हैं जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि सिर्फ पहला स्टेप और चौथा स्टेप थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है क्योंकि वो कैटलिस्ट मुख्तलिफ होता है और क्योंकि आपका रिएजेंट मुख्तलिफ होता है तो इसलिए पहला और चौथा स्टेप मुख्तलिफ होता है। लेकिन अपने दिमाग में बिठा लें कि दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप एग्जैक्टली सेम होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की जगह मुख्तलिफ इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाता है जी। तो अब हम स्टडी करने जाएंगे क्लोरीनेशन, उसके बाद हम स्टडी करेंगे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो ये जो जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने स्टडी किए उसको अब हम स्पेसिफिक स्टडी करेंगे फॉर द क्लोरीनेशन, फॉर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो क्लोरीनेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। तो ये बेंजीन की जब क्लोरीनेशन करवाई जाती है FeCl3 यानी लुईस एसिड की मौजूदगी में जी, तो उसके नतीजे में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है बेंजीन का वो इस क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है
और उसके नतीजे में आपको जो प्रोडक्ट मिलती है उसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं, और जो बायो प्रोडक्ट मिलती है वो आपका HCl होता है, यानी हाइड्रोजन इस क्लोरीन से सब्सटीट्यूटेड हो जाता है। तो बेंजीन है जी, तो बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीनेशन से करवाया गया आयरन ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में, जो आपका लोइज एसिड है और इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। तो इसके नतीजे में आपको क्या मिला जी, क्लोरोबेंजीन मिला और आपको बाय प्रोडक्ट मिला HCl। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। जब भी आप मैकेनिज्म लिखने जाते हैं तो मैकेनिज्म लिखने से पहले आप ओवरऑल रिएक्शंस को लिखते हैं जी, और उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन को लिखने के बाद फिर आप इसके 4 स्टेप लिखेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से हुआ, इसको आप एक्सप्लेन करते हैं जी। तो ये क्लोरीनेशन तो आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था, हाँ इसकी मैकेनिज्म आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे। तो जो पहला स्टेप है क्लोरीनेशन का वो आपका कहलाता है जी द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जो क्लोरीन है जी FeCl3 की मौजूदगी में, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि जो क्लोरीन है ये ये डिसोसिएट होता है जी Cl नेगेटिव की फॉर्म में और Cl नॉट की फॉर्म में। होमोलाइटिकली अगर डिसोसिएट होता तो फिर ये इसका फ्री रेडिकल बनता। वो अब आपको याद होगा जो आपने मीथेन के अंदर जब क्लोरीनेशन करवाई थी सनलाइट की मौजूदगी में, वो इसकी होमोलाइटिक डिसोसिएशन थी और उसके अंदर ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर गया था। यहाँ ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर नहीं गया, बल्कि क्या हुआ जी कि एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, यानी दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन भी अपने पास ले लिए, तो वो क्लोरीन नेगेटिव हो गया। उस नेगेटिव ने इस आयरन के ऊपर अटैक करके इसके साथ इस कैटलिस्ट को आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और आपका जो एक क्लोरीन था वो पॉजिटिव फॉर्म के अंदर आ गया, यानी ये क्लोरो रेडिकल आपके पास आ गया। और ये जो क्लोरो जो रेडिकल है, जो पॉजिटिव रेडिकल है या कैटाइन है जी, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। तो ये पहला स्टेप था जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोफाइल बना, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर याद रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो क्लोरीन जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा तो इसके ऊपर भी क्या होगा जी, पॉजिटिव चार्ज होगा जी। तो क्लोरीन के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई थी और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किए थे, तो एक क्लोरीन एटम अपने साथ दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकला, जिसकी वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। उसमें नेगेटिव चार्ज आने के बाद उसने इस आयरन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था इसके ऊपर अटैक करा, और इसके साथ इसने कैटलिस्ट को क्या कर दिया जी, आयोनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट को बनाना। तो ये आपका एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो इसने जब क्लोरीन आयन को, नेगेटिव आयन को अपने साथ ले लिया, तो उसके नतीजे में आपको क्लोरो इलेक्ट्रोफाइल मिला जी, जिसकी वजह से आगे का रिएक्शन प्रोसीड होगा जी। तो ये आपका पहला स्टेप था जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रोफाइल मिला। अगले स्टेप में क्या होगा जी कि इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा। तो बेंजीन के अंदर जो मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स है जी, वो इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे, और इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के बाद इसको आप क्या करेंगे जी, अपने साथ अटैच कर लेंगे। अब आपको ये अरेनियम आयन जो आपने पहले बनाना सीखा था जी, तो उसमें और इसमें सिर्फ फर्क क्या है जी कि वहां पे आपने ई दिखाया था और हर जगह आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ई लिखा हुआ था। अब यहाँ पे हर जगह क्या लिखा हुआ है जी, क्लोरो लिखा हुआ है। और ये सिंपल सा अगर आप एक याद कर ले, मैंने आपको यही बताया कि अगर आप जनरल याद कर ले तो आपके लिए बाकी याद करना इंतहाई आसान है जी, कि जहां जहां ई लिखा हुआ था वहां वहां आपने इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर देना है जी। तो ये आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दिया, और हुआ क्या है जी, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए थे जी, तो उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। रेजोनेंस की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो ये डेफिशिएंसी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये टॉप मोस्ट कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें आप जानते हैं, एरो जरूर बनाया कीजिए। तो ये सिंपल सा स्टेप 2 था जिसके अंदर आपका अरेनियम आयन आपको मिला जी। स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, आप जानते हैं जी कि हाइड्रोजन रिमूव होता है और आपको प्रोडक्ट मिलती है। तो यही काम हुआ जी कि ये जो अरेनियम आयन था, जो आपका आखिरी वाला जो तीसरा अरेनियम आयन था, जिसके अंदर ये जो डेफिशिएंसी थी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ये टॉप मोस्ट कार्बन में शिफ्ट हो गई थी जी। अब यहाँ पे क्या होगा जी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन रिमूव होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन पे मौजूद ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। इस कार्बन की डेफिशिएंसी मुकम्मल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा जो आपका प्रोडक्ट है। और जो चौथा स्टेप है उसके अंदर क्या होगा जी, कैटलिस्ट रिकवर्ड होगा। तो FeCl4 जो आपको कैटलिस्ट था, जो नेगेटिव आयनिक फॉर्म में आपको मिला था, वो इस प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा, और असल में क्या होगा, ये जो आपका Cl नेगेटिव आयन है ये H पॉजिटिव आयन के साथ HCl बना के निकलेंगे, और उसके नतीजे में आपको आयरन ट्राइक्लोराइड ये जो कैटलिस्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो ये आपने मैकेनिज्म क्लोरीनेशन की पढ़े। तो अगर जनरल मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया है तो इसका मतलब है आपको क्लोरीनेशन बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। और ये बात भी आपने देख ली होगी जी कि सिर्फ स्टेप 1 और स्टेप 4 डिफरेंट है, बाकी स्टेप 2 और स्टेप 3 में कोई फर्क नहीं है। हाँ, सिंपल ये फर्क है जी
कि जहां जहां हमने इलेक्ट्रोफाइल को ई से रिप्रेजेंट किया था वहां पे अब आप असल इलेक्ट्रोफाइल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे असल क्लोरीनेशन के अंदर जो असल इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है जी, क्लोरो पॉजिटिव रेडिकल है। नाइट्रेशन की मैकेनिज्म को हम स्टडी करने जाएंगे जी। तो नाइट्रोजन का रिएक्शन पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर उसकी मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे जी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। तो बेंजीन का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड से करवाया जाएगा, नाइट्रिक एसिड आपका नाइट्रेटिंग एजेंट है और सल्फ्यूरिक एसिड ये यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है जी। और असल में इस कैटलिस्ट का काम क्या है जी, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे वर्क करता है जी और इस नाइट्रिक एसिड के अंदर मौजूद वाटर को निकालने में मदद देता है और निट्रो इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट करने में मदद देता है जी। बेंजीन की जब नाइट्रेशन करवाई जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, इससे आपको निट्रो बेंजीन मिलता है जी और वाटर क्या हो जाता है जी, रिमूव हो जाता है जी। तो ये बेंजीन था। बेंजीन की नाइट्रेशन के लिए आपने नाइट्रिक एसिड को यूज किया। सल्फ्यूरिक एसिड ये एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर इसका पर्पस डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर है जी। इसके नतीजे में निट्रो ग्रुप बेंजीन के अंदर इंड्यूस हो जाएगा और बेंजीन निट्रो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगी। तो ये बेंजीन की नाइट्रेशन थी जिसको आपने इससे पहले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था और यहाँ पे भी आपने इसको देखा जी। अब हम इसके मैकेनिज्म को स्टडी करने जाएंगे जी। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ये 4 स्टेप के अंदर वकू पजीर होगा जी। स्टेप 1 क्या है जी, द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। तो नाइट्रिक एसिड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम करेगा जी, ये इस नाइट्रिक एसिड के अंदर से में मौजूद वाटर को रिमूव करेगा और निट्रो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको जनरेट करेगा। तो इसने निट्रो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया जी और उसके बाद अगर आप देखें तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बच रहा है जी। तो इसने अपना हाइड्रोजन इस्तेमाल किया और हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके ये आयोनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया और वाटर को नाइट्रिक एसिड में से जब रिमूव किया जाएगा तो ये निट्रो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये निट्रो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म, ये सिंपल सा केमिकल रिएक्शन अब आपके सामने है जी। हुआ किस तरह किसने किस पे अटैक किया ये शो करना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि आपका यहाँ पे मकसद क्या था जी, निट्रो ग्रुप को जनरेट करना। मैंने आपको सिंपल तौर पे आपको समझाया जी कि निट्रो ग्रुप किस तरह से जनरेट हुआ है जी। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे इसने डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर वर्क किया है जी। तो इसने यहाँ से एक हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो नाइट्रिक एसिड में 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन तो इसको मिल रहा है। तो 1 हाइड्रोजन इसने सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना इस्तेमाल करवाया और उसके नतीजे में यहाँ से जब वाटर रिमूव हो गया तो सल्फ्यूरिक एसिड खुद एनायनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया और NO2 ये पॉजिटिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो ये निट्रो इलेक्ट्रोफाइल है जी जिसके नतीजे में अब मजीद रिएक्शन वकू पजीर होगा। इस बात का ख्याल रहे जी कि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस निट्रो ग्रुप पे इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और उसी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर वर्क कर सकता है जी। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल पर जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहे हैं वो इस निट्रो ग्रुप पे क्या करेंगे, इस निट्रो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे और उसके नतीजे में आपको अरेनियम आयन मिलेगा। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। तो ये बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसने निट्रो को पे अटैक किया और निट्रो को क्या कर लिया जी, अपने साथ अटैच कर लिया और क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन से रिमूव हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि डबल बॉन्ड रेजोनेंस की हालत में होते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जिसकी वजह से ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और उसके बाद ये डबल बॉन्ड दोबारा से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो टॉप वाला कार्बन क्या हो जाएगा जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और बेंजीन अरेनियम आयन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। स्टेप 3 के अंदर क्या होगा जी, हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसके नतीजे में आपको प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी या प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद ये जो बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन को शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो गई जी, पूरी हो गई जी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसकी खत्म हो गई और आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिला जो आपका क्या कहलाता है, निट्रो बेंजीन कहलाता है। और चौथे स्टेप में क्या होगा, रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट होगी जी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है जी, जो HSO4 अगर आप बात करें जी, तो ये इलेक्ट्रॉन ये आपका इसके पास प्रोटॉन की कमी थी क्योंकि इसने प्रोटॉन वाटर को बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे तो इसको अब यहाँ से प्रोटॉन मिल रहे हैं जी। तो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो ये चौथा स्टेप है जिसके अंदर आपने रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट को देखा। तो यहाँ से भी आपको ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि स्टेप 1 द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल
और स्टेप 4 द रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट, ये तो आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ दिख रहा है, लेकिन स्टेप 2 और स्टेप 3 आपको बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। हाँ, बस इलेक्ट्रोफाइल की जगह आपने क्या लगाया है जी, निट्रो ग्रुप लगाया है जी। तो सिंपल से अगर आप एक मैकेनिज्म को सही से स्टडी कर लें तो आपके लिए ये 5 मैकेनिज्म स्टडी करना कोई मुश्किल नहीं है। सल्फोनेशन को स्टडी करने जाएंगे जी, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सल्फोनेशन होती है उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो ओवरऑल रिएक्शन अब आपके सामने है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि बेंजीन का रिएक्शन जब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाता है, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड इतना कॉन्सेंट्रेटेड है या उसके अंदर इतनी एक्सेसिव अमाउंट सल्फर ट्राइऑक्साइड की मौजूद है जी कि रूम टेम्परेचर पर सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फर ट्राइऑक्साइड के फ्यूम्स निकल रहे हैं। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन के अंदर आपका इस्तेमाल होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो फ्यूम्स हैं यानी SO3 ये रिएजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड असल में कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है जी। होता क्या है जी, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है जी, अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, और उसके नतीजे में जो सल्फर पे मौजूद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके नतीजे में आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है जी जो SO3H होता है जी, जो भी हम आगे पढ़ेंगे जी। तो होता क्या है जी कि ये जो SO3H ग्रुप है यानी जो आपका सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप पहले बनता है जी, और बनने के बाद ये जो बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं जी, और इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने के बाद फिर आपके आगे रिएक्शन वकूफ पजीर होता है और आपको प्रोडक्ट मिलती है जी। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो फ्यूम्स हैं वो आपके रिएजेंट के तौर पर वर्क करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट के तौर पर वर्क करता है, और इसके नतीजे में सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप यानी SO3H फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के तौर में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको यहाँ पर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि बेंजीन की जब सल्फोनेशन करवाई जाती है तो यहाँ पे आपको कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलती। रिएक्शन की मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे जी, सल्फोनेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। पहले स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया था थोड़ा सा जी। तो ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसके अंदर सल्फर में मौजूद जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस्तेमाल हो जाते हैं, वो इस हाइड्रोजन को लेकर निकलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से मौजूद एक हाइड्रोजन को लेकर निकलते हैं जी। तो उसी की वजह से यहाँ पर क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होगा इसलिए सल्फर पे क्या आ जाता है जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जी, और SO3H ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये आपका सल्फोनिक एसिड इलेक्ट्रोफाइल है जी, और हाइड्रोजन जो इसमें से रिमूव हुआ तो उसकी वजह से आपका ये आपकी आयोनिक फॉर्म के अंदर कैटलिस्ट कन्वर्ट हो जाता है, यानी एन आयोनिक फॉर्म के अंदर ये कैटलिस्ट कन्वर्ट हो जाता है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी क्योंकि सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। बच्चा यहाँ पर भी गलती करता है जी कि वो हाइड्रोजन को बेंजीन के साथ अटैच कर देता है, यानी वो लिखता है HSO3। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं वहीं पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है जी, और वहीं पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और वहीं से ये बेंजीन के साथ अटैच होगा। तो सल्फर बेंजीन के साथ अटैच होगा, ना कि ऑक्सीजन अटैच होगा, ना हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है जी। तो ये पहला स्टेप था जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और SO3H पॉजिटिव आयंस ये जनरेट हुए हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, जो आगे इस रिएक्शन को करवाने में मदद देंगे। तो ये स्टेप 2 है जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा और उसके नतीजे में आपको अरेनियम आयन मिलेगा। तो यहाँ आप बहुत ख्याल रखिएगा, जो मैंने आपको पहले बताया जी कि ये जो अटैचमेंट है वो सल्फर के साथ अटैचमेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट नहीं है। बच्चे हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख देते हैं और HSO3 लिखते हैं। देखें ये हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड नहीं है, बल्कि ये बॉन्ड कार्बन और सल्फर के दरमियान है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। तो छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इम्तिहान में गलती से बचें, क्योंकि इम्तिहान में बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है, इसलिए मैं इसको छोटी छोटी बातें भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो हुआ क्या जी, जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया। तो सल्फर इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसने सल्फर पे अटैक किया और सल्फर को बेंजीन के रिंग के साथ क्या कर लिया जी, अटैच कर लिया। सल्फर को बेंजीन के साथ अटैच करने का मतलब है पूरे सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को इसने बेंजीन के साथ अटैच किया। ये कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है कि वो रेजोनेंस की हालत में है, जिसकी वजह से ये जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और टॉप मोस्ट कार्बन पे पहुंच जाएगा। और उसके बाद फिर आप स्टेप 3 करेंगे। तो स्टेप 3 के अंदर आपने क्या करना है जी, स्टेप 3 है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट।
तो स्टेप 3 के अंदर क्या हुआ जी, हाइड्रोजन क्या हो गया, पॉजिटिव आयन के फॉर्म के अंदर यहाँ से रिमूव हो गया, और जो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन को वापस मिल गए, और इस कार्बन की जो था उसकी जो डेफिशिएंसी थी वो क्या हो गई जी, खत्म हो गई, और आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला जो क्या कहलाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है। तो ये जो आपके प्रोटॉन्स रिमूव हुए हैं, HSO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका आयोनिक फॉर्म में था वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन इसको वापस हो जाएंगे और ये सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस स्टेप के अंदर आपका जो कैटलिस्ट था वो क्या हो गया जी, रिकवर हो गया। तो आपने यहाँ पे बेंजीन के अंदर सल्फोनेशन के मैकेनिज्म को डिटेल के अंदर पढ़ा। अब हम अल्काइलेशन को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो तमाम चीजें अब आपको बिल्कुल सेम दिख रही होंगी। जनरल अगर रिएक्शन को आपने सही से स्टडी किया हुआ है तो आपके लिए मैकेनिज्म को स्टडी करना कोई मुश्किल नहीं है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि स्टेप 1 और स्टेप 4 ये मुख्तलिफ होंगे, लेकिन स्टेप 2 स्टेप 3 बिल्कुल सेम है। अल्काइलेशन फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी कहलाती है, और मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि फ्राइडल क्राफ्ट वो केमिस्ट या साइंटिस्ट है जिसने इस रिएक्शंस को करवाया, और उसी के नाम से ये रिएक्शन जाने जाते हैं जी। तो अल्काइलेशन के अंदर यहाँ पे हम मिथाइलेशन करवा रहे हैं। तो बेंजीन का रिएक्शन जब मिथाइल क्लोराइड से करवाया जाएगा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में, जो कि कैटलिस्ट के तौर पे वर्क करेगा, तो बेंजीन के अंदर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये बेंजीन टोलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके नतीजे में आपको HCl बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगी। तो हुआ क्या जी कि बेंजीन के ऊपर मौजूद जो हाइड्रोजन था उसने वो मिथाइल ग्रुप से क्या हो गया जी, सब्स्टिट्यूट हो गया। इसलिए ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो ये बेंजीन है, ये मिथाइल क्लोराइड है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसके नतीजे में आपको टोलिन मिला है और HCl आपकी बाय प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे जी। तो 4 स्टेप का ये मैकेनिज्म है जी। पहले स्टेप के अंदर आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा जिसको बनाने के अंदर कैटलिस्ट अपना रोल प्ले करेगा जी। तो ये मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन जब हमने एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड से करवाया जी, तो हुआ क्या जी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्लोरीन ने, जो मिथाइल और कार्बन है उसके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्लोरीन ने क्या किया, इस मिथाइल का इलेक्ट्रॉन भी अपने पास ले लिया, जिसकी वजह से ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और इस Cl नेगेटिव ने एल्युमिनियम पे क्या किया जी, अटैक किया, और इसने AlCl4 यानी इस कैटलिस्ट को आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जी। और क्योंकि मिथाइल में कार्बन का इलेक्ट्रॉन छिन गया तो कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यानी ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इलेक्ट्रोफाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये पहला स्टेप है जिसके अंदर आपको कैटलिस्ट ने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दिया। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा जी, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा। जो बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के बाद आपको अरेनियम आयन मिलेगा, और अरेनियम आयन के अंदर आप ये जानते हैं जी कि डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड ये आपस में शिफ्ट होते रहते हैं जी। तो ये जो कार्बन है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर देगा, वो रेजोनेंस की हालत में होगा, और उसको आपने टॉप मोस्ट कार्बन तक पहुंचाना है जी। उसके बाद फिर क्या होगा जी, स्टेप 3 उसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव होता है और आपकी प्रोडक्ट फॉर्म होती है। तो ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दे दिए, और कार्बन की जो वैलेंसी थी वो क्या हो गई जी, पूरी हो गई, और ये पॉजिटिव आयन की फॉर्म में यहाँ से जी रिलीज हुआ। और स्टेप 4 के अंदर क्या होगा, कैटलिस्ट रिकवर होगा। और कैटलिस्ट किस तरह से रिकवर होगा जी, जो Cl नेगेटिव आयन है जी, ये हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएंगे और HCl बनाएंगे, जिसके नतीजे में जो कैटलिस्ट है वो दोबारा से न्यूट्रल स्टेट के अंदर आ जाएगा जी, और AlCl4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपने अल्काइलेशन के मैकेनिज्म देखे। यहाँ पे भी आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा जी कि स्टेप 1 और स्टेप 4 तो मुख्तलिफ है, लेकिन स्टेप 2 और स्टेप 3 एग्जैक्टली सेम है जी। सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की जगह आपने क्या लगाया जी, मिथाइल ग्रुप लगाया है। एसाइलेशन पढ़ने जा रहे हैं जी, और एसाइलेशन आपकी फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाती है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं जी, फ्राइडल क्राफ्ट वो साइंटिस्ट या केमिस्ट है जिसने एसाइलेशन का रिएक्शन करवाया है, और उसी के नाम से ये रिएक्शन जानी जाती है जी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। और बेंजीन का रिएक्शन जब एसाइल क्लोराइड से करवाया जाएगा, जिसको इथेनॉइल क्लोराइड भी कहते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड ये एज ए कैटलिस्ट के तौर पर वर्क करेगा, और यहाँ पर एसाइल ग्रुप इंड्यूस हो जाएगा और बेंजीन एसिटोफिनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एसाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो गया, इसलिए ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो ये बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन एसाइल क्लोराइड से आपने करवाया, AlCl3 कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिला, जिसको आप एसिटोफिनोन कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, बेंजीन का कीटोन है, और उसके नतीजे में आपको बाय प्रोडक्ट के तौर पर HCl मिला है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करने जाएंगे। ये रिएक्शन 4 स्टेप के अंदर वकूफ पजीर होता है जी। तो फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन के मैकेनिज्म को स्टडी करने जा रहे हैं। पहले स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और जनरेट कराने के अंदर कैटलिस्ट अपना रोल प्ले करता है जी। तो हुआ क्या है जी, ये जो कार्बोनाइल कार्बन और ये जो Cl है,
इसके अंदर जो एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो इस क्लोरीन ने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, खुद नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और इस नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसने एल्युमिनियम पे अटैक किया, और क्योंकि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था जी, और ये जो कैटलिस्ट था ये आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, और क्योंकि इस कार्बन में से इलेक्ट्रॉन छिन गया तो ये कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जी, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा, जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे, और उसके नतीजे में आपको आर्सेनियम आयन मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको बता दूं, यहाँ पर भी बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है। देखिए यहाँ पे आपको वाज़े तौर पे नजर आ रहा है, ये कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जी, तो देखें ये कार्बोनाइल कार्बन ही बेंजीन के रिंग के साथ अटैच होगा। बच्चा इस CH3 को बेंजीन के रिंग के साथ अटैच कर देता है जी, और बिला वजह ये छोटी सी गलती की वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं, इससे आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें जी। तो ये जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, इसने कार्बोनाइल कार्बन पे देखिए अटैक किया है, तो कार्बोनाइल कार्बन ही बेंजीन के रिंग के साथ अटैच होगा। बच्चा क्या करता है, CH3 को यहाँ पे अटैच करवा देता है और कार्बोनाइल कार्बन को एसिड शो कर देता है जी। तो ये छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये छोटी मोटी गलतियां ना करें, क्योंकि स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, बोर्ड के इम्तिहान में भी गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आपको ये गलतियां बता रहा हूँ। उम्मीद है कि आप ये गलती नहीं करेंगे जी। तो हुआ क्या है जी कि बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसने कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया, और ये कार्बोनाइल कार्बन बेंजीन के रिंग के साथ क्या हो गया जी, अटैच हो गया। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इस कार्बन पे क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगले ही लम्हे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है वो इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी। ये यहाँ से थोड़ा सा दूर हो गया है जी, तो ये इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगले ही लम्हे क्या होगा जी, जब डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा जी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो टॉप मोस्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा, ये आपका अरेनियम आयन बनेगा जी। स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और आपकी प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये हाइड्रोजन जो रिमूव हो गया पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में यहाँ से, और ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था ये इस कार्बन को वापस हो गया जी, और कार्बन को वापस होने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी खत्म हो गई जी, और आपको एसिटोफिनोन मिला जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है जी। और उसके बाद कैटलिस्ट रिकवर होगा, तो कैटलिस्ट जो आयनिक फॉर्म के अंदर यानी एनायनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया था, तो इसके अंदर जो Cl नेगेटिव आयन है वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और HCl की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड कैटलिस्ट आपको न्यूट्रल फॉर्म के अंदर वापस मिल जाएगा। तो इस स्टेप के अंदर आपका कैटलिस्ट क्या हो जाएगा जी, रिकवर हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर था, और इस आज के लेक्चर के अंदर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो आपने लेक्चर नंबर 4 के अंदर स्टडी किए थे, उनके मैकेनिज्म को बहुत ही डिटेल पर्सपेक्टिव के अंदर हमने इस लेक्चर के अंदर स्टडी किया। तो आप जनरल मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बाकी मैकेनिज्म भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि सिर्फ स्टेप 1 और स्टेप 4 ये मुख्तलिफ है जी। अगर आप इसको फोकस कर लें तो स्टेप 2 और स्टेप 3 एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की जगह यानी ई की जगह आपने इलेक्ट्रोफाइल आपने अटैच कर देना है। थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें तो ये आपका इंतहाई सिंपल सा टॉपिक है, और इम्तिहान के अंदर ये मैकेनिज्म लाजमी पूछे जाते हैं। हर साल ही ये मैकेनिज्म आते हैं, कोई ना कोई मैकेनिज्म आपके, ये जो 5 मैकेनिज्म आपने पढ़े, और कभी कभी जनरल मैकेनिज्म भी आ जाता है, और अगर आप ब्रोमिनेशन को भी मिला लें तो 7 मैकेनिज्म हो जाएंगे जी। तो ये 7 मैकेनिज्म की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला आप इम्तिहान में इस सवाल को भी बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। कभी ये सवाल इम्तिहान में 4 नंबर का और कभी ये सवाल इम्तिहान में 5 नंबर का पूछा जाता है, इक्वेशन से हट के आता है, डिस्क्रिप्टिव में आता है, शॉर्ट में भी आता है जी। तो इनको आपने मैकेनिज्म आपको बताने होते हैं जी। तो ये सिंपल सा आपकी मैकेनिज्म है जिस पे अगर आप काबू पाए तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इम्तिहान में कौन कौन से सवाल आए हैं इनको देखते हैं। इसको मैं डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं जी। तो सवाल आपके सामने, इसके जवाब आपको मौजूद होंगे, लेकिन डिटेल पर्सपेक्टिव में बात नहीं करेंगे हम। लिखा हुआ जी, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, गिव एन एग्जांपल ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन विद फुल मैकेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इम्तिहान में आप पूछने का तरीका देख लें जी कि उसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं इसके बारे में पूछा है, और उसके बाद हैलोजिनेशन की एग्जाम्पल से, यानी या तो क्लोरिनेशन दिखा दें या ब्रोमिनेशन दिखा दें, उसकी एग्जाम्पल से आप कंप्लीट मैकेनिज्म को बताएं कैटलिस्ट की मौजूदगी में जी। तो सबसे पहले आपने लिखा जी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं जी। तो आपने क्या लिखा जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच
हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन के अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद होता है वो इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है और ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं जी। तो अब आपने हैलोजनेशन के रिएक्शन को, ओवरऑल रिएक्शन को लिख के दिखाया, उसके बाद फिर आपने मैकेनिज्म को लिख के दिखाया, ये स्टेप 1 है जी। उसके बाद फिर आपने स्टेप 2 को लिख के दिखाया और एरो को आप शो करें तो बहुत अच्छा है जी। उसके बाद आपने स्टेप 3 को लिख के दिखाया और उसके बाद फाइनली आपने स्टेप 4 को लिख के दिखाया जी। तो ये तमाम चीज़ें हम डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं जी। तो तमाम चीज़ें मैंने आपको आपके सामने लिख दी है जी, लेकिन मैंने आपको इसको एक्सप्लेन नहीं किया जी, क्योंकि तमाम चीज़ें मैं पीछे लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ जी। तो ये एक सवाल था जिसके अंदर आपने ओवरऑल रिएक्शन भी दिखाना है और चारों स्टेप को आपने दिखाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जी, अगर आप वर्डिंग लिखना चाहें तो बेशक आप वर्डिंग लिख सकते हैं इसके बीच में, लेकिन इम्तिहान में जो अहमियत है वो किसकी है? आपके करेक्ट हेडिंग की और आपकी करेक्ट इक्वेशन की। तो अगर आप वर्डिंग लिख दें और करेक्ट आपकी इक्वेशन ना हो तो फिर आपका कोई फायदा ना नहीं होना। तो आपका जो फोकस होना चाहिए जी, क्योंकि हेडिंग आपकी कंप्लीट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रही है, इसलिए मजीद वर्डिंग की जरूरत नहीं है। वर्डिंग सपोर्टिव होती है, अगर आप दे दें तो बहुत अच्छा है, अगर आप ना दें तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। आपने हेडिंग जरूर देनी है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी, ये केमिकल इक्वेशन का करेक्ट होना इंतहाई जरूरी है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो हेडिंग फोकस होनी चाहिए। ये चारों स्टेप की हेडिंग और चारों स्टेप के रिएक्शन वाइज मैकेनिज्म को सही तौर पर देना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है जी। और ये एरो आपकी बहुत सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं जी। तो अगर आप इन एरो को भी बनाना सीखें और इस एरो को भी आप इम्तिहान में दें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था जो आपको मैंने करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है और इम्तिहान में पूछा गया है जी, एक्सप्लेन द नाइट्रेशन रिएक्शन इन बेंजीन अलोंग विद द मैकेनिज्म। तो बेंजीन की नाइट्रेशन को मैकेनिज्म के साथ डिस्कस करने का कहा गया है जी। तो ये भी अब आप पीछे पढ़ चुके हैं जी। तो आपने नाइट्रेशन इन बेंजीन का ओवरऑल रिएक्शन लिखा, उसके बाद आपने मैकेनिज्म लिखा और स्टेप 1 करके दिखाया, उसके बाद फिर आपने स्टेप 2 करके दिखाया जी, उसके बाद फिर आपने स्टेप 3 करके दिखाया, उसके बाद आपने स्टेप 4 करके दिखाया जी। तो ये आपका नाइट्रेशन का मैकेनिज्म मुकम्मल हुआ। तो ये सिंपल सा आपने जो पीछे डिटेल के अंदर पढ़ा था उसी को इम्तिहान में पूछा गया है, जिसपे वो मैंने आपको यहाँ पर रिटन फॉर्म के अंदर दिखाया। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द रेफरेंस टू फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन की मदद से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन रिएक्शन इन बेंजीन को आप एक्सप्लेन करें। तो एक्सप्लेन का मतलब भी क्या है जी, कि आपको मैकेनिज्म देनी है जी। तो आपने सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में लिखा, उसके बाद आपने फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन के कंप्लीट रिएक्शन को लिखा, उसके बाद आपने मैकेनिज्म को लिखा और स्टेप 1 को डिस्कस किया, उसके बाद फिर आपने स्टेप 2 लिखा, उसके बाद फिर आपने स्टेप 3 लिखा और फाइनली आपने स्टेप 4 लिखा जी। तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन की मैकेनिज्म को आपने इस सवाल के अंदर लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन विद द रेफरेंस टू सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन को आपने एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब है यहाँ पर भी आपको सल्फोनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को आपने देना है जी। तो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लिखा, सल्फोनेशन रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन को आपने लिखा, मैकेनिज्म को लिखा और स्टेप 1 यहाँ पे मेंशन किया, उसके बाद फिर आपने स्टेप 2 को मेंशन किया, स्टेप 3 मेंशन किया, स्टेप 4 मेंशन किया। इस तरह से ये आपका सवाल मुकम्मल हो गया। ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पीछे लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर ये तमाम चीजें एक्सप्लेन कर चुका। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है और ये लिखा था जी, व्हाई डज बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक छोटा सा सवाल आपके पास आया और उसने आपसे पूछ लिया जी कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता क्यों है, और उसके बाद आगे कह रहा है जी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो देखिए सवाल का जवाब मैं आपको बताता हूँ जी। तो इस सवाल का जवाब क्या है जी, अब आप क्या लिखेंगे जी, आप पहले जरा थोड़ी सी बात करें, तमीज बांधें। तो आपने क्या कहा जी, बेंजीन इंस्टेड ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द फैक्ट। मसला क्या है जी कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है और डबल बॉन्ड मौजूद होने का मतलब यह है जी कि इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपके अल्केन्स का खासा है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का खासा है, जहां डबल बॉन्ड मौजूद या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होते। तो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद भी है और एक नहीं बल्कि 3 डबल बॉन्ड मौजूद है।
उसके बाद भी बेंजीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर बिहेव कर रहा है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, तो उसकी वजह क्या है जी? तो वजह अब यहाँ पे अब आपके सामने लिखी हुई है जी, तो यही वजह आप इम्तिहान में भी लिखिएगा। तो क्या लिखा है जी? द डबल बॉन्ड इन बेंजीन आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। तो डबल बॉन्ड जो बेंजीन के अंदर है वो स्टेबल है, अल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो अनस्टेबल है, और क्योंकि वो अनस्टेबल है इसलिए उनका रिएक्शन एडिशन रिएक्शन हो जाता है। लेकिन बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो अल्कीन से मुख्तलिफ है और वो अल्कीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्टेबल है। और इसके स्टेबिलिटी की वजह क्या है जी? इनके स्टेबिलिटी की वजह क्या है? ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड का रेजोनेंस की हालत में होना। तो इसको हम क्या कहते हैं जी? रेजोनेंस स्टेबिलिटी कहते हैं जी। तो क्योंकि ये मुसलसल हरकत के अंदर मौजूद है बॉन्ड, तो ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्रेक नहीं होते, और इसी वजह से जब आप क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो उसका एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बल्कि बाहर से हाइड्रोजन क्या हो जाता है जी? सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और एडिशन रिएक्शन के बजाय आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मिलते हैं जी। तो सिंपल से अगर मैं एक वर्ड के अंदर जवाब दो जी कि इसका जवाब क्या है जी, तो आप सिंपल का जो वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते थे वो क्या इस्तेमाल कर सकते थे जी? रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है जी। तो ये वो वजह है जी। और अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन करने के लिए आपने ये बात करनी है जी कि बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, और इनके स्टेबल होने की वजह क्या है जी? कि ये इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस है। इसका मतलब ये स्टैटिक कंडीशन के अंदर नहीं है, ये मुसलसल मूव कर रहे हैं, और मुसलसल मूव करने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता नॉर्मल कंडीशन के अंदर, और इसीलिए एडिशन रिएक्शन के बजाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी बेंजीन के रिंग के बाहर से हाइड्रोजन क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और ये रिएक्शन आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं जी। और फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन को भी मैंने एक दो स्लाइड पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया है जी। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा जी एज डिस्कस बिफोर। हाँ, पिछले वाले सवाल के अंदर आपने ये नई बात जरूर सीखी जो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस नहीं की थी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होते हैं। तो क्योंकि हम जो एग्जाम के हवाले से बातें डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये नई बात मिली है, तो आपको ये भी पता लग गया जी आज के लेक्चर में कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होते हैं, और आपको ये भी पता लग गया जी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी राइट इक्वेशंस। आपको इक्वेशन लिखनी है अल्काइलेशन की और एसाइलेशन की, यानी वो ओवरऑल रिएक्शन आपसे पूछ रहा है, और उसके बाद कह रहा है जी गिव द मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेशन और एसाइलेशन इन बेंजीन, और आपको मैकेनिज्म भी दोनों रिएक्शन के आपने बताने हैं जी। तो आपने अल्काइलेशन की इक्वेशन लिखी, उसके बाद फिर आपने एसाइलेशन की ओवरऑल इक्वेशन लिखी। अब आप मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेशन दे रहे हैं जी, तो आपने पहला स्टेप लिखा, उसके बाद फिर आपने दूसरा स्टेप लिखा, उसके बाद आपने तीसरा स्टेप लिखा, और उसके बाद आपने चौथा स्टेप लिखा, और एसाइलेशन आप पहले ही लिख चुके हैं जी। तो सिंपल आपने जो सवाल उसने पूछा था उसके हिसाब से आपने इसका जवाब देना है। तो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर आपने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द बेंजीन जो आपने पढ़े थे उन्हीं के मैकेनिज्म को आपने डिस्कस किया। तो थोड़ा सा आप इस लेक्चर की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप जनरल मैकेनिज्म को सही तरीके से काबू पा लें तो आपके लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म याद करना या समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो इन मैकेनिज्म को आप जरूर देखिएगा, इम्तिहान में ये सवाल हर साल आता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने स्टडी किया। जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर अब ये बिल्कुल ही नया सा आपके पास लफ्ज आ रहा है, ओरिएंटेशन रिएक्शंस इन बेंजीन। ये हमारा अगले लेक्चर का मौजू होगा। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये लेक्चर लेने में ज्यादा मजा आए। तो ओरिएंटेशन रिएक्शन, अभी तक जो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हैं जी, और जितने भी आपने रिएक्शंस पढ़े हैं बेंजीन के, और खासतौर पे चले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक ही रहे हैं आप, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपने बेंजीन के अंदर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन देखी है। यानी आपने जो बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन देखी है, आपने क्लोरोबेंजीन बनाया, आपने ब्रोमोबेंजीन बनाया, या आपने नाइट्रोबेंजीन बनाया, या बेंजीन सल्फोनिक एसिड या टोलिन या एसिटोफिनोन बनाया, उसके अंदर आपने क्या देखा? बेंजीन को सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड किया था, यानी बेंजीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रोफाइल को आपने ऐड किया। अब सवाल ये होता है जी क्या बेंजीन के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो सकते हैं जी? तो इसका जवाब है हाँ जी, हो सकते हैं जी, लेकिन ये रिएक्शन जो होते हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं जी।
और ख़ास बात क्या है जी, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन पहले सब्स्टिट्यूएंट पर डिपेंड करते हैं। यानी ये जो रिएक्शन है, ये असल में बेंजीन की रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये रिएक्शन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के रिएक्शन है जी। तो जो दूसरी सब्स्टिट्यूशन होगी, वो पहले सब्स्टिट्यूएंट की मर्जी से होगी, और यही फिनोमेना क्या कहलाता है? ओरिएंटेशन कहलाता है जी। तो इस पे हम तफसील से बात करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। तो थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन किया ताकि कुछ आपको आपका शौक भी बरकरार रहे और आपको समझ में भी आए जी। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर का जो हमारा मौजू है वो है जी ओरिएंटेशन रिएक्शन इन बेंजीन, या आप इसको ये कह सकते हैं जी ओरिएंटेशन रिएक्शन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।